हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं लास्ट अनुच्छेद के बारे में बताने वाले हैं, क्योंकि इसके पहले हमने भाग 1 भाग 2 में बता दिए हैं। इसमें वही अनुच्छेद बताए गए हैं जो एग्जाम के बेस से महत्वपूर्ण हैं और किसी न किसी एग्जाम में ये अनुच्छेद पूछे जा चुके हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं जो कुछ बचे हुए अनुच्छेद हैं। ये मान के चलिए कि 90% अनुच्छेद जो हैं किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हम ज़्यादा लंबा वीडियो इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि इनको बार बार देखने से ही याद हो जाएगा। क्योंकि अगर ज़्यादा लंबा वीडियो, क्योंकि इसमें समझाने का कुछ बचता नहीं है। अगर हम इसको समझाना ही होगा तो जब पॉलिटी पढ़ाएंगे तो एक एक आर्टिकल पे डिस्कशन किया जाएगा। अगर अनुच्छेद के टॉपिक में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाएगा तो सीधा यही पूछा जाएगा कि संघ की राजभाषा किस अनुच्छेद में है, राजभाषा आयोग किस अनुच्छेद में है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद के टॉपिक से इतना ही पूछा जाएगा। सीधा ये दिया होगा और या तो अनुच्छेद दिया होगा तो उसके बारे में पूछा जाएगा, या उसके बारे में दिया होगा तो अनुच्छेद पूछा जाएगा। चलिए आइए देखते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए। 161 अनुच्छेद में क्या है? राज्यपाल की शक्ति, क्षमा आदि के कुछ मामले में दंडादेश की शक्ति 161 में बताया गया है। इसमें यह बताया गया है कि राज्यपाल को कुछ अधिकार दिए गए हैं जिसमें वो क्षमा कर सकता है और किसी को कुछ मामलों में उसे दंडादेश भी करने का अधिकार राज्यपाल को दिया गया है। आइए देख लेते हैं 164(1) में क्या बताया गया है। अनुच्छेद 164(1) में राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति। इसमें यह बताया गया है कि राज्यपाल जो होगा वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और मुख्यमंत्री के सलाह पर ही उसका मंत्रिमंडल उसके मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से करेगा। आइए देख लेते हैं 165 अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता कौन होता है? महाधिवक्ता होता है राज्य का विधि अधिकारी, सरकार की तरफ से न्यायालय में अपना पक्ष रखने वाला जो होता है वो महाधिवक्ता कहलाता है। इसमें किसमें दिया हुआ है? 165 में 165 में राज्य का महाधिवक्ता मतलब राज्य का विधि अधिकारी का उल्लेख किसमें किया गया है? 165 में। 169 राज्यों में विधान परिषदों का गठन। ठीक, अगर देखें 168 में तो विधानमंडल का उल्लेख किया गया है और 169 में देखें तो विधान परिषद का उल्लेख किया गया है। ये चीज याद रखिएगा, 168 169 विधानमंडल विधान परिषद का गठन किया गया है। आइए देख लेते हैं अनुच्छेद 214 में। अनुच्छेद 214 में यह बताया गया है कि राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। उच्च न्यायालय के अंतर्गत राज्य का जो सबसे बड़ा न्यायालय होगा वो उच्च न्यायालय। ठीक, ये 214 में बताया गया है। 214 अनुच्छेद में यह कहा गया है कि राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं 215 में यह बताया गया है कि उच्च न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय होगा। ठीक है, अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या होता है? न्यायालय की कार्रवाई एवं उसके फैसले सार्वजनिक व साक्ष्य के रूप में यहाँ पे अभिलेख न्यायालय में रखे जाते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं 216 में उच्च न्यायालय के गठन के बारे में बात कर रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि उच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 216 में किया गया है। आइए देख लेते हैं फिर 217 में उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तों के बारे में बताया गया है। 217 में यह बताया गया है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी और उसके कार्य कार्य कौन कौन से होंगे और उसकी शर्तें क्या होंगी, कौन कौन सी होंगी। ठीक, इसका उल्लेख किसमें किया गया है? 217 में। ठीक, आइए देख लेते हैं आगे 226 में क्या बताया गया है। 226 में यह बताया गया है कि हाई कोर्ट को कुछ रिट जारी करने की शक्ति। रिट का मतलब क्या होता है? रिट का मतलब एक कोर्ट का आदेश होता है किसी कार्य को कराने के लिए या किसी कार्य को रोकने के लिए जो कोर्ट आदेश देता है, ठीक, उसे ही रिट कहते हैं। हाई 200 किसमें है? 226 में। 226 ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन याद रखिएगा कि हाई कोर्ट जो होता है किसी कार्य को, हाई कोर्ट का एक आदेश होता है। रिट का मतलब होता है या किसी कार्य को कराने के लिए या उसको रुकवाने के लिए हाई कोर्ट एक आदेश देता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं 233 में क्या दिया हुआ है। 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। हर एक जिला में एक जिला न्यायालय होता है। उस जिला न्यायालय में जो न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है वो 233 अनुच्छेद के तहत जिला न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति
की जाती है। ठीक है, आइए बात कर ले 241। 241 में क्या बताया गया है कि संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, ठीक है, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, इसमें जो होता है केंद्रीय संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय की बात 241 में किया गया है। आइए देख लेते हैं 243 खा में, इसमें जो केंद्र शासित प्रदेश में जो उच्च न्यायालयों का गठन किया जाता है वो 241 के तहत किया जाता है। आइए देख लेते हैं 243 खा के तहत इसमें पंचायतों का गठन किया गया है। ठीक, 243 खा के तहत पंचायतों का गठन, और 243 था से थन, इसमें नगर पालिका का गठन। वही पंचायतों का काम क्या होता है भाई, वही ग्रामीण स्तर पर जो प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो पंचायतों का गठन किया जाता है। 243 खा और 243 था, नगर पालिकाओं का गठन किया जाता है। एक क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है 243 या का के अंतर्गत जिला योजना के लिए समिति। जिला योजना समिति का कार्य होता है जैसे पंचायत या नगर पालिका द्वारा तैयार की जाने वाली जो योजनाएं होती हैं उनको समेकित करने के लिए पूरे जिले में विकास योजना का जो एक रूपरेखा होता है जो तैयार किया जाता है वो जिला योजना समिति के तहत किया जाता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं 262 262 के तहत अंतर्राज्यिक नदियों के जल संबंधी विवादों का निपटारा। ठीक है, इसमें यह किया जाता है जैसे एक राज्य या दूसरे राज्य से जो नदियां जो निकलती हैं उन नदियों को पानी छोड़ने रोकने के जो विवाद होते हैं उन विवादों को रोकने के लिए 262 में इसका प्रावधान किया गया है। ठीक, चाहे कावेरी जल विवाद हो गया हो, चाहे और कोई जल विवाद हो गया हो, जब एक राज्य दूसरे राज्य से कोई कहता नहीं कि इन्होंने पानी छोड़ दिया, इन्होंने पानी रोक दिया, राज्यों के ही अंतर्गत, तो उसका जो निपटारा किया जाता है वो 262 अनुच्छेद के तहत किया जाता है। आइए देख लेते हैं 263 भी इंपॉर्टेंट है, अंतर्राज्यिक परिषद के संबंध में प्रावधान किया गया है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं अब 267 भारत की एक आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि क्या होती है? ठीक, आइए सबसे पहले हम इसको देखते हैं। ये राष्ट्रपति या कार्यपालिका या सरकार के अधीन होती हैं। इस निधि में जो पैसा होता है, पैसा निकालने के लिए इसमें संसद की इजाजत की जरूरत नहीं होती है, लेकिन इसका जो गठन है वो संसद ही करती है और वही तय करती है कि इस निधि में कितना पैसा होगा। ठीक, इसका मतलब ये होता है भारत की आकस्मिक निधि 267, ठीक, 267 में ये बताया गया है कि भारत की आकस्मिक निधि के बारे में। एक बार फिर सुन लीजिए, आकस्मिक निधि होती क्या है? ये जैसे राष्ट्रपति या कार्यपालिका या सरकार के जो अधीन होती है, इस निधि में पैसा निकालने के लिए संसद की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इसमें संसद जरूरी तय करती है कि इस निधि में कितना पैसा होगा। ठीक, आइए देख लेते हैं 280 में वित्त आयोग है। वित्त आयोग संघ और राज्य के वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करती है और उनके बीच में जो करों का बंटवारा होती है उसका कार्य क्या होता है? वित्त आयोग करता है। ये 280 में है। ठीक है, आइए देख लेते हैं 312 अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं कौन कौन से होते हैं? ठीक, अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत IAS हो गया, IPS हो गया, IFS हो गया, फॉरेस्ट सर्विस हो गया, ठीक, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो गया, इंडियन पुलिस सर्विस हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? अखिल भारतीय सेवाएं के अंतर्गत आती हैं। इसका किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? 312 में इसका उल्लेख किया गया है। आइए देख लेते हैं 315 अनुच्छेद 315 के तहत क्या आते हैं। अनुच्छेद 315 के तहत संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, चाहे केंद्र का संघ लोक सेवा आयोग हो चाहे राज्य का राज्य लोक सेवा आयोग हो, अगर इसका जो गठन किया गया है संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के बारे में अनुच्छेद 315 के तहत बताया गया है। आपसे इसमें सीधा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भैया लोक सेवा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो 315 के। आइए 324 में निर्वाचन के बारे में बताया गया है। ठीक, 324 में निर्वाचन के बारे में बताया गया है। ठीक है, आइए देख लेते हैं आगे क्या इंपॉर्टेंट है। 326 में यह बताया गया है चाहे लोकसभा हो और चाहे विधानसभा हो, इसके लिए जो मताधिकार, जो मत देने का या वोट देने का जो आधार है वयस्क की मतलब 18 साल के ऊपर वाले
लोकसभा हो या विधानसभा हो, इसमें वोट डाल सकते हैं। ठीक है, ये 326 के अंतर्गत 326 अनुच्छेद में बताया गया है। आइए देख लेते 330 अनुच्छेद के अंतर्गत क्या बताया गया है। 330 अनुच्छेद के तहत लोकसभा में, ठीक, एससी या एसटी, ठीक, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण, इस, ठीक है, लोकसभा की जो सीटें हैं एससी और एसटी के लिए जो सीटें एक जगह निर्धारित कर दी गई हैं कि यहाँ पे इन सीटों पे खाली यही लोग लड़ सकते हैं, इसके बारे में अनुच्छेद 330 में बताया गया है। आइए देख लेते हैं 332 में क्या बताया गया है। यही चीज़ जो 330 में बताया गया है, बस खाली अंतर यह है कि 330 में लोकसभा की बात करता है और 332 में विधानसभा की बात करता है। ठीक है, दोनों लोकसभा की अगर सीटों एससी और एसटी के सीटों के आरक्षण की बात करें तो 330 और 332 में यही चीज उठा करके आप विधानसभा में रख दीजिएगा। ठीक, आइए देख लेते हैं 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। आयोग का कार्य क्या होता है? जैसे आयोग बनाए गए हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। देखो, आयोग का कार्य जो होता है कि मानवाधिकारों कथित उल्लंघन के बारे में शिकायतों की जांच करता है, ठीक, और उनके हल को वैधानिक शक्तियां इसको प्राप्त होती हैं, उसी के तहत ये समस्याओं का समाधान किया जाता है। ठीक है, अब 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा और यही सारे आसपास के अनुच्छेद आपके उसमें एग्जाम में दिए रहेंगे। तो आपको ध्यान से लगाना है 338 में 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, हमने आयोग का बता दिया है कि आयोग के कार्य क्या होते हैं। इसमें यही होता है कि मानवाधिकार कथित रूप से अगर मानवाधिकार का कोई उल्लंघन करता है, ठीक, और वो शिकायत करता है तो आयोग का कार्य होता है उसका जांच करना, जांच पड़ताल करके उसका समस्या का समाधान निकालना, ये आयोग का कार्य होता है। ठीक, 338 का के अंतर्गत क्या होता है? 338 का, इसमें 338 ये याद करना बड़ा आसान है। 338 में क्या है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, और 338 में अगर हम का जोड़ देंगे तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में इसको याद करना आसान है। ठीक, 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, उसके बाद 338 का जोड़ देंगे तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बात करता है। 340 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? 340 में। ठीक, ये आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, चाहे जिस एग्जाम में हो, ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? 340 में। ठीक है, आइए 343 343 ये याद रखिएगा, संघ की राजभाषा, और 344 में राजभाषा आयोग। ये दो चीज आप लोग मिला करके याद कर लीजिएगा। ठीक, 343 संघ की राजभाषा, 344 राजभाषा आयोग, ये दो मिला करके याद कर लीजिए, ये दो मिला करके याद कर लीजिए। और 30 और 32 ये दो मिलाकर लोकसभा में एससी एसटी और विधानसभा में एससी एसटी के लिए सीटों का आरक्षण की बात करता है। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं इसमें 350 का में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। जैसे कोई बंगाल का है, कोई दक्षिण कन्नड़ का है, कोई तमिल का है, तो इनके अपनी मातृभाषा जो है, जो लोकल भाषा में, उनको छोटे बच्चों को उनकी भाषा में है उनको प्राथमिक शिक्षाएं दी जानी चाहिए। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं आगे 352 में राष्ट्रीय आपात की घोषणा। इसमें यह बताया गया है कि राष्ट्रीय आपात जब कोई बाहरी देश हमारे देश पे आक्रमण कर दे या सशस्त्र विद्रोह हो जाए सैनिकों के बीच में, ठीक है, तो जब ये सारी चीज़ें लागू होती हैं तो हमें राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करनी पड़ती है। ये इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? 352 में। आइए बात कर लेते हैं 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में इसके बारे में प्रावधान किया गया है कि राज्य में सही तरीके से संवैधानिक तरीके से कार्य न होने पर यहाँ पे राष्ट्रपति जो लागू हो जाते हैं, लागू कर दिया जाता है। इसका उल्लेख किस में बताया गया है? 356 में। 360 में क्या? वित्तीय आपातकाल की घोषित करने का प्रावधान। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, दोनों में जरूर याद रखिएगा। 280 में क्या है? वित्त आयोग है। ठीक, 280 में वित्त आयोग है और 360 में वित्त
वित्तीय आपातकाल की घोषणा। ये क्वेश्चन दोनों मिक्स करके पूछे जाते हैं और ऑप्शन में दोनों दिए होते हैं। ये 280 वित्त आयोग है, ठीक, और 360 वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान किसमें दिया गया है? 360 में। एक लास्ट है 368, इसमें संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्तियां प्राप्त है, कि संविधान में अगर कोई चीज जोड़ना हो या कोई चीज घटाना हो तो इसकी जो शक्तियां प्राप्त है संसद को प्राप्त है। और 368 के तहत संसद क्या है? संविधान के अंतर्गत कुछ जोड़ सकती है, मतलब संविधान में संशोधन कर सकती है। तो ये आपके महत्वपूर्ण अनुच्छेद हो गए हैं। आज से अनुच्छेद 3 भागों में बता दिया गया है। आप लोग सिर्फ 2 बार, एक बार सुबह एक बार शाम लगा करके आप सुन लीजिएगा। बार बार इन्हें देखने से ही ये याद हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।